नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल स्टडी टूल्स में, जिसमें कि हम आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लेवल का तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप और भी किसी इम्तिहान जो कि भी वर्तमान स्थिति में दिल्ली पुलिस है और किसी का भी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप इसी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने जो है गति के बारे में पढ़ा था और लगभग हमारा 4 लेक्चर कंप्लीट हो गया था न्यूमेरिकल सहित। आज हम उसके आगे बात करेंगे और ये आपका थ्योरी का आज ये अंतिम लेक्चर होगा। तो इसको देखते हैं। तो जैसा कि हमने बात किया था कि पिंड की गति के बारे में, तो पिंड की रैखिक गति के बारे में बात किया, घूर्णन गति, दोलन गति और विभिन्न प्रकार की गतियों के बारे में बात किया। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो पिंड जब समझ लीजिए कि जब वो 2 दिशाओं में गति करती है तो उसको हम क्या कहते हैं उसके बारे में। 2 दिशा का मतलब ये अगर क्षैतिज में भी गति कर रही है जिसको हम कहते हैं एक्स दिशा या एक्स अक्ष, साथ साथ ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ भी गति कर रही है जिसको हम कहते हैं वाई दिशा या वाई अक्ष। दोनों में से कोई भी इसको नाम दे सकते हैं। अब मान लीजिए कि इस स्थान पे अगर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और वो किसी बॉल को ऐसे अगर वो पैर से मारता है तो वह गेंदा या बॉल किस तरीके से जाएगा, वो कुछ इस तरीके से कुछ ऊंचाई तक जाएगा और फिर नीचे आके ऐसे ही गिर जाएगा। तो इस स्थिति में हमने क्या देखा कि जो बॉल है वो 2 दिशाओं में गति कर रही है। पहला तो वो रैखिक दूरी भी चल रही है, मतलब कि इस पॉइंट पे गेंद रखा हुआ था और यहाँ तक वो आ गया। उसके साथ साथ उसने ऊर्ध्वाधर ऊंचाई जो कि इतनी हाइट तक की भी उसने जो है गति को प्राप्त किया है। तो इन दोनों को ही ध्यान में देते हुए हम इसके आगे देखते हैं। तो हमने देखा कि पिंड जो है दोनों दिशाओं में गति तो कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ ये अगर हम इतने तिरछे पे करेंगे इस तरीके से माने अगर, तो वो इतना ऊंचाई पे जाएगी और नीचे गिर जाएगी, और ऊंचाई फेंकेंगे तो इतने ऊंचाई पे जाएगी नीचे गिर जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि और सबसे अधिक ऊंचा पर जाने के लिए हमें इसमें एक निश्चित कोण का भी ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, तो उस कोण को हम मान लेते हैं जो कि क्षैतिज के साथ बनेगा, उसको हम मान लेते हैं कि वो है चीटा। तो इसी प्रकार की गति जिसमें वस्तु दोनों दिशाओं में गति करती है उसको हम क्या कहते हैं, प्रक्षेप्य गति कहते हैं। प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में होता क्या है, तो प्रक्षेप गति में ऐसा बात है कि परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसमें कोई आंकिक प्रश्न नहीं आता। इसमें जो केवल इनकी गतियों से संबंधित जो फॉर्मूला बनाया गया है, जो ड्राइव किया गया है, केवल उसी को जो है क्वेश्चन में पूछता है। तो उसी के बारे में हम देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए वस्तु हमने यहाँ से किसी कोण पे फेंका, वो ऊंचाई तक गया फिर नीचे गिर गया, तो यहाँ पर जो पिंड की ऊंचाई है वो सबसे मैक्सिमम ऊंचाई है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो अधिकतम ऊंचाई तो होगी नहीं, क्योंकि फिर इसके और ऊपर गया फिर और ऊपर गया, तो यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी ऊंचाई होगी अधिकतम ऊंचाई हो जाएगी, जिसको हम कैपिटल एच से दिखाते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है h बराबर u स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर चीटा बटे में 2g, जहाँ पे g हम जानते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण है, जिसका मान प्रयोगशाला में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर पेपर में या क्वेश्चन में जो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी दिया हुआ रहता है। साइन स्क्वायर चीटा क्या है, चीटा का यही घटक है जिसके साथ साइन, जैसा कि हम त्रिकोणमिति अगर आप नहीं जानते तो समझ लीजिए साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक कुल 6 होते हैं, उसी में से कोण का ये घटक है साइन। अब बात आती है यू क्या है, तो किसी वेग से हमने इसको गेंद या फुटबॉल जो भी हम मान ले वस्तु को फेंका होगा, तो जहाँ यू वस्तु की प्रारंभिक वेग है, या प्रारंभिक न करके हम उसको केवल वेग भी कर सकते हैं। ठीक है, एच जो है हमारा अधिकतम ऊंचाई है, यू जो है वस्तु का वेग है, साइन चीटा जो कोण बन रहा है उसका घटक है, जी जो है गुरुत्वीय त्वरण है। तो पेपर में केवल इसी का क्वेश्चन आता है कि अधिकतम ऊंचाई हम कैसे ज्ञात करेंगे अगर कोई पिंड प्रक्षेप में गति कर रहा है। ठीक है, अब उसके बाद ये तो हो गया गति का फॉर्मूला। अब वस्तु यहाँ से यहाँ तक गई है तो इसका कोई एक निश्चित सीमा हो गया ना, कि मान लीजिए अगर ये दूरी यहाँ से जहाँ उसने चलना शुरू किया 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4, यहाँ पर 5, 6, तो इसका क्षेत्र 0 से 5 तक हो गया।
मतलब उसका कोई एक लिमिटेशन एरिया बन गया कि हाँ वस्तु को हमने फेंका इस कोण से तो इतनी ऊंचाई के साथ वो क्षैतिज में इतनी दूरी तक गया। तो इसी दूरी को प्रक्षेप गति में क्या कहा जाता है, परास कहा जाता है, जिसको कि हम कैपिटल R से दिखाते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, u स्क्वायर साइन 2 चीटा बाई जी। अंतर क्या है दोनों में, पहले वाले में साइन स्क्वायर चीटा था मतलब कोण का वर्ग था, यहाँ पे चीटा का दुगना है, कोण का दुगना है, कोण के घटक का वर्ग इसमें था और इसमें कोण का दुगना है। और हर में 2 जी था और इसमें केवल 1 जी है। तो जैसा कि हमने ज्ञात कर लिया कि भाई अधिकतम ऊंचाई पर जो चीटा कोण फेंकेंगे और अधिकतम क्षैतिज दूरी के लिए ये एंगल कितना होना चाहिए, या फिर अधिकतम परास ज्ञात करने के लिए हमें किस तरीके से फेंकना चाहिए, मतलब अधिकतम परास ज्ञात करने के लिए हम इसमें क्या चीज़ बढ़ाएं जिससे कि हमें अधिकतम दूरी ज्ञात हो। तो इसके लिए जैसा कि जो जी है इसका मान तो भाई फिक्स है 9.8 या 10, इन दोनों में तो हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन तो इसमें नहीं कर सकते तो यू का मान बढ़ा दीजिए, आपके मन में एक ख्याल आएगा। लेकिन किसी वस्तु, किसी भी व्यक्ति, जो मशीन है, कुछ भी है, उसका एक लिमिटेशन होता है कि वो इससे तेज़ नहीं मार सकता। अगर आप भी अगर गेंद फेंकेंगे तो आपकी एक निश्चित सीमा है ह्यूमन शरीर की, अब उससे तेज़ नहीं फेंक सकते। तो अंतर हम इसमें किस में परिवर्तन कर सकते हैं, इस चीटा के मान में हम परिवर्तन कर सकते हैं। और चीटा के मान में कैसे परिवर्तन करेंगे इसको देखते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर हमने कोण का घटक जो लिया है वह साइन लिया हुआ है और इस साइन का जो मान रहता है वो -1 से लेके +1 के बीच में रहता है, और +1 जो है इस घटक का सबसे जो है अधिकतम मान होता है। मतलब कि और ये कब होता है, जब चीटा का मान होता है 90 डिग्री। जब चीटा का मान 90 डिग्री होगा तो इस साइन घटक का मान सबसे अधिकतम रहेगा। लेकिन अब दिक्कत ये आती है कि यहाँ पर हमने 2 चीटा लिया हुआ है, तो जैसा कि मैंने क्या कहा कि इस चीटा का मान, मतलब जो ये साइन 2 चीटा है, इसका मान बराबर होना चाहिए 90 के। तो अगर हम चीटा का मान निकालेंगे तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और 2 चीटा = आ जाएगा 90 डिग्री और चीटा बराबर आ जाएगा 45 डिग्री। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे इस चीटा का मान 45 डिग्री मैक्सिमम पे अगर किसी वस्तु को फेंकेंगे तो वो अधिकतम ऊंचाई तक जाएगी और अधिकतम उसका क्षैतिज परास होगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सभी केस में चीटा का जो मान रहेगा मैक्सिमम वो रहेगा 45 डिग्री पर। ठीक है, तो हमने बात किया कि कितनी ऊंचाई तक जाएगी और कितना उसका क्षैतिज परास होगा। अब इसको पूरी प्रक्रिया करने पे कुछ समय भी तो लगेगा, तो अब हम उस समय को जो है ज्ञात करेंगे कि अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करने में और जो है क्षैतिज परास ज्ञात करने में कितना समय लगता है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला बना उसको हम कहते हैं उड्डयन काल, जिसको कि हम कैपिटल T से प्रदर्शित करते हैं, और ये फॉर्मूला होता है 2u साइन चीटा बाई जी। मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगा उसके लिए फॉर्मूला है 2u साइन चीटा बाई जी, जहाँ u जो है क्या है, वस्तु का वेग है, साइन चीटा क्या है, इसी कोण का घटक है, और g जो है त्वरण है। तो इस तरीके से प्रक्षेप गति संबंधित पेपर में चाहे कोई भी इम्तिहान हो, RRB NTPC ग्रुप डी के अलावा कोई भी, उसमें प्रक्षेप गति का अगर क्वेश्चन आएगा तो उसमें या तो मैक्सिमम कोण पूछेगा, या उसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो उसमें परास, अधिकतम ऊंचाई, या फिर जो है उड्डयन काल से संबंधित इन्हीं तीनों फार्मूला को पूछेगा। इसमें न्यूमेरिकल बहुत ही नहीं आता, नहीं के बराबर ही आता, ये समझ लीजिए। तो यहाँ तक तो हो गया कि हमने सभी प्रकार की गति पढ़ ली। अब उसके बाद जो है वस्तु की गति का प्रकार तो हमने पढ़ लिया, लेकिन उसके बाद जो सर आइजैक न्यूटन थे उन्होंने गति के संबंध में 3 नियम दिए हैं। ठीक है, अब हम नियमों के बारे में जानते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया कि जो सर आइजैक न्यूटन थे, या जिनको हम न्यूटन के नाम से जानते हैं अधिकतर, तो न्यूटन ने जो है गति से संबंधित 3 नियम दिए, जिन्हें हम न्यूटन के गति संबंधी नियम कहते हैं। ठीक है, जिसमें से पहला नियम उन्होंने क्या दिया कि यदि कोई वस्तु चल रही है तो वो चलती ही रहेगी, या फिर अगर वो रुकी हुई है तो वह रुकी ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। देखिए, मतलब जैसे अगर मान लीजिए ये मेरा हाथ नौ के कोई अगर स्थान होता, क्षैतिज ज़मीन होता, तो इस ज़मीन पे अगर कोई वस्तु रखी हुई है
तो वो तब तक रखी रहेगी जब तक कि उस पर हम इस तरीके से बाह्य बल लगा के इसको ना उठाएं या फिर इसको ना हिलाएं, ठीक है। या फिर अगर किसी सतह पे कोई वस्तु चल रही है तो वो चलती ही रहेगी जब तक कि उसको हम रोकने के लिए हाथ न लगाएं, या फिर जैसे सड़क पे गाड़ी वगैरह चलती है तो चलते चलते रुक जाती है, उसका मेन कारण क्या है? सड़क के द्वारा लगाया गया घर्षण। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो इसी को नियम को उन्होंने न्यूटन ने बताया, जिसको हम गति का प्रथम नियम भी कहते हैं, कि यदि कोई वस्तु चल रही है तो चलती रहेगी या रुकी हुई है तो रुकी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, ठीक है। और इस नियम को क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो अब बात ये आता है कि जो इसको हम जड़त्व का नियम क्यों कहते हैं? तो क्योंकि जड़त्व है, जड़त्व का मतलब क्या हुआ? एकदम जड़, मतलब कि एकदम ढीठ समझ लीजिए, ये उससे मिलता जुलता है। उसमें क्या होता है? ये भी सेम ही होता है कि अगर वस्तु रुकी हुई है तो रुकी ही रहेगी, चल रही है तो चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, ठीक है। तो हमने न्यूटन का प्रथम नियम जान लिया और इसको जड़त्व का नियम कहते हैं। अब जड़त्व के बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो जड़त्व जो है दो प्रकार का होता है। पहला जो है विरामक जड़त्व, जब वस्तु जब रुकी हुई रहेगी तो उस स्थिति में वस्तु पे जो जड़त्व कार्य करेगा उसको हम कहेंगे विरामक का जड़त्व। और वहीं दूसरा जो दिया है गति का जड़त्व, इसमें जब वस्तु गति की अवस्था में रहेगी तो उस अवस्था में वस्तु पे जो बल का बाह्य बल कार्य करेगा, उसको गति को बनाए रखने के लिए, उसको हम कहेंगे गति का जड़त्व। अब इसके बाद हम इसका कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे विरामक का जड़त्व क्या हो गया? जैसे मान लीजिए ब्लैंकेट हो गया, कंबल हो गया। कंबल को हमने हाथ में लिया, वो स्थायी अवस्था में रहता है, लेकिन जब उसको हम झाड़ते हैं तो झाड़ने से कंबल तो स्थायी अवस्था में रहता है, लेकिन बाह्य बल लगाने से जो धूल के कण रहते हैं वो तो स्थायी रहते नहीं, वो झड़ के नीचे गिर जाते हैं। दूसरा देखें तो हम ये भी कह सकते हैं, जैसे जो पेड़ के जो फल वगैरह रहते हैं, जब पेड़ों को हम हिलाते हैं तो हिलाने से पेड़ तो स्थिति में रहता है विरामक की जड़त्व में, लेकिन फल तो उस पर लटका रहता है, तो हिलाने के कारण बाह्य बल लगाने से फल जो है नीचे गिर जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया जो विरामक के जड़त्व का उदाहरण। अब अगर हम गति के जड़त्व का उदाहरण देखें तो अगर आपने किसी यातायात साधन में, जैसे हो गया बस में यात्रा किया हो या फिर अगर मोटरसाइकिल पे यात्रा किया होगा, तो आप देखेंगे कि गाड़ी जो है जब चलाते चलाते जब अचानक जब ब्रेक मारेंगे तो हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है गति का जड़त्व। कैसे? गति, मैंने क्या बताया गति के जड़त्व का वो परिभाषा, कि यदि वस्तु चल रही है तो चलती ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो इसमें क्या हुआ कि वस्तु चल रही है, गाड़ी चल रही है, और अचानक जो है ब्रेक मारे, वो बाह्य बल ही हुआ। अब ब्रेक मारे और आपका आधा शरीर तो जो है गति के क्या कहते हैं गाड़ी के साथ कांटेक्ट में था, लेकिन ऊपर का भाग तो गाड़ी के साथ कांटेक्ट में नहीं था। इसी कारण जो है जब ब्रेक मारा तो फिर हम आगे की तरफ झुक जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से और भी जो है उदाहरण है जिसके बारे में हम आगे ये ऐसे बात कर सकते। जैसे 4 व्हीलर चला रहे हैं तो सीट बेल्ट ना लगा रहे हैं तो ब्रेक मारने पे हम आगे की तरफ झुक जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का उदाहरण हो गया, आपको केवल जानने हैं और उदाहरण भी समझ गए हैं। तो इस तरीके से प्रथम नियम के बारे में हमने ये जान लिया। अब उसके बाद आता है दूसरा नियम जो कि जिसको हम क्या होता है कि किसी वस्तु पर अगर हम बल लगाते हैं तो वह निकाय के गति परिवर्तन के दर के बराबर होता है। मतलब किसी भी निकाय, मतलब कोई भी सिस्टम में अगर किस तरीके से वस्तु की गति में परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन का दर जो है वस्तु पर लगाए गए बाह्य बल के बराबर होता है, जिससे हमें एक फॉर्मूला भी मिलता है। उसके साथ साथ फॉर्मूला में बता रहा हूँ अभी, उसके साथ साथ जो है ये लगाया गया बल है या तो वह निकाय की गति परिवर्तन की दर के बराबर होता है, ये न्यूटन ने बताया, या फिर जो ये लगाया गया बल है वो संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। अब यहाँ पर एक नया टर्म आया, संवेग परिवर्तन। तो पहले हम इसके बारे में जानते हैं। तो संवेग का मतलब क्या होता है? संवेग का मतलब होता है संहति सही वेग। मतलब कि जब इसका हम संधि विच्छेद अपने तरीके से करेंगे समझने के लिए, तो इसको हम समझ सकते हैं सन से संहति फिर सहित वेग। जहाँ संहति का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है द्रव्यमान, मतलब कि द्रव्यमान सहित वेग। संवेग को हम P से दिखाते हैं, जो कि बराबर हो जाएगा किसी वस्तु का वेग
साथ में उसका द्रव्यमान। तो इसी को कहा जाता है संवेग। किसी वस्तु का द्रव्यमान सहित वेग को हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। ये तो बात हो गई संवेग की, लेकिन इससे हमारा दूसरा नियम तो प्रूफ नहीं हुआ। दूसरा नियम क्या कहता है कि निकाय की गति परिवर्तन की दर के बराबर होता है। इसको समझते हैं। तो मान लीजिए कि ये कोई पिंड है जिसका द्रव्यमान m है और वो स्मॉल u वेग से गति कर रहा है, ठीक है। और उस पर जब हमने बाह्य बल लगाया, F बल लगाया, तो ये F बल लगाने से होता क्या है, इस पिंड का जो वेग है वो u से परिवर्तित होकर कितना हो जा रहा है? v हो जा रहा है। मतलब कि वस्तु अब v वेग से गतिशील हो जा रही है। और वेग u से v होने के बीच जो समय लग रहा है उसको हम मान लेते हैं कि t समय लग रहा है, ठीक है। तो अगर इस परिभाषा को हम ध्यान दें तो इसमें हम देखते हैं जब वस्तु पे, जब m द्रव्यमान की वस्तु पे बल नहीं लगा था तो उसका वेग कितना था? u था। तो इस स्थिति में अगर हम संवेग निकालें जो कि होता है द्रव्यमान इंटू वेग से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? m u। लेकिन जब यह बल लगाया और उसके बाद वेग v हो गया तो इस कंडीशन में संवेग क्या हो जाएगा? m इंटू वी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो mu है ये वस्तु का प्रारंभिक संवेग है जिसको हम p1 मान सकते हैं, और जो ये mv है ये वस्तु का अंतिम संवेग है जिसको कि हम p2 मान सकते हैं। तो क्या होता है? संवेग परिवर्तन की दर, और इन दोनों संवेगों में परिवर्तन आने में समय कितना लगा? t। तो नियम सिद्ध हो गया कि जो ये लगाया गया बल F है वो संवेग परिवर्तन, मतलब कि p2 था, p1 से p2 हुआ है, परिवर्तन अंतर निकालना है तो p2 माइनस p1 करेंगे और इसमें जो समय लगेगा वो डेल्टा t। तो इस तरीके से p2 माइनस p1 को हम लिख सकते हैं डेल्टा p बटे डेल्टा t, जहाँ ये डेल्टा जो है समय को प्रदर्शित करता है। यहाँ समय जो था t बराबर था 0 और यहाँ पे t बराबर कुछ और था। तो इस तरीके से ये नियम तो सिद्ध हो गया कि भाई लगाया गया जो बल है वो संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। लेकिन आपने बहुत से लोगों ने एक सूत्र देखा होगा जो कि बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, त्वरण वो भी इसी से आया है। इसके बारे में देखते हैं क्या होता है। तो जैसा कि P2 का मान कितना है? mv और P1 का मान है mu। तो P2 की जगह हम रख देंगे mv माइनस P1 की जगह हम रख देंगे mu और बटे में डेल्टा t। m यहाँ पर भी है, m यहाँ पर भी है, तो m को जो हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा v माइनस u और बटे में डेल्टा t। तो v माइनस u बटे में डेल्टा t क्या है? v जो है क्या है कि वस्तु का अंतिम वेग है, v वस्तु का अंतिम वेग है और u जो है वस्तु का प्रारंभिक वेग है शुरू में। तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे डेल्टा t जो कि बराबर होता है त्वरण के, तो यहाँ से हो जाएगा m इंटू टे a जो कि बराबर हो जाएगा F के। तो इस तरीके से किसी वस्तु पे लगाया गया बल F उस वस्तु के द्रव्यमान m और त्वरण a के गुणनफल के बराबर होता है, जो कि गति का दूसरा नियम है। उसके साथ साथ अगर संवेग की हम अगर मात्रक की बात करें तो यहाँ पे जो m का मात्रक, मतलब कि द्रव्यमान को हम मापते हैं kg में, और वेग का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर बटे में सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। तो इस तरीके से संवेग का जो मात्रक हो जाएगा, संवेग का मात्रक किग्रा मीटर प्रति सेकंड। तो दोस्तों ठीक है, आशा करता हूँ कि बताई गई सभी जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे हम बात करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो अपलोड करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो आप लोगों से मैं यही उम्मीद रखता हूं कि आप मेरी सभी कमियों को जो है नज़रअंदाज करके, मेरे थोड़ा सा भी अगर मैंने आपको क्वालिटी प्रोडक्ट अगर आपको दिया है जिससे आपको 5% भी अगर 1% भी अगर लाभ होता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।